स्टूडेंट्स, आज हम आपको वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में एनहार्मोनिक इफेक्ट ऑन वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा टॉपिक पढ़ाएंगे। एनहार्मोनिक जब अणु हो जाता है तो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके लिए हम इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। हमें मालूम है वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में अणु को सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर माना गया है, एक सरल आवर्त मॉडल माना गया है। ये जो सरल आवर्त मॉडल है, अणु कम क्वांटम संख्या में ही रह सकता है। जब क्वांटम संख्या कम है, कंपन क्वांटम संख्या कम है, तो अणु सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की भांति व्यवहार करेगा। अर्थात जो कंपन क्वांटम संख्या है उनके मध्य की दूरी समान रहती है। देखिए v बराबर 0, v बराबर 1, इन दोनों के मध्य की दूरी, इसके मध्य की दूरी समान है, इसके मध्य की दूरी समान है, इसके मध्य की दूरी समान है। इसलिए इन के मध्य कंपन ऊर्जा स्तरों के मध्य भी ऊर्जा अंतर समान ही होगा, क्योंकि चित्र से साफ स्पष्ट दे रहा है कि आवर्त के रूप में किस प्रकार से। लेकिन ये केवल जो कंपन क्वांटम संख्या कम है वहां तक ही सीमित है। जब कंपन क्वांटम संख्या उच्च होती है तो अणु सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की भांति व्यवहार नहीं करता है। अणु एनहार्मोनिक ऑसिलेटर की भांति व्यवहार करने लग जाता है। उसको हम एनहार्मोनिक अनावर्त मॉडल मान सकते हैं। जब अणु उच्च कंपन क्वांटम संख्या में रहता है तो वो हार्मोनिक न होकर एनहार्मोनिक हो जाता है। इसका कारण यह है कि उच्च कंपन क्वांटम संख्या में अणु में जो साम्य दूरी है, परमाणु और परमाणु के मध्य जो साम्य दूरी है वो विस्थापित हो जाती, वो बढ़ जाती। जैसे जैसे कंपन क्वांटम संख्या बढ़ती है तो साम्य दूरी बढ़ जाती। तो इस समय अणु हुक के नियम का पालन नहीं करता है, अर्थात हार्मोनिक न होकर एनहार्मोनिक हो जाता है और साम्य दूरी बढ़ जाती। इसलिए जो कंपन क्वांटम ऊर्जा स्तरों के मध्य है वो दूरी भी कम हो जाती है, वो कंपन ऊर्जा स्तरों के मध्य की दूरी भी कम हो जाती है। आप ये डायग्राम आप देखिए, हम आपको डायग्राम से स्पष्ट समझाएंगे। ये डायग्राम स्थित ऊर्जा है द्विपरमाणु अणु का। पहला डायग्राम देखिए आप, द्विपरमाणु अणु का स्थित ऊर्जा वक्र है। यहां हमने जो रेड लाइन से दर्शाया है आपको, ये स्थिति है आवर्त के रूप में, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के रूप में अणु इस प्रकार से पैराबोलिक वक्र। ये कौन सा वक्र हो गया? पैराबोलिक परवलय वक्र है। लेकिन जब कंपन क्वांटम संख्या अधिक होती है उस स्थिति में अणु अनपैराबोलिक हो जाता है। पैराबोलिक जो स्थिति है, परवलय नहीं रह पाता है, वो हमने इसको ब्लैक लाइन से दर्शाया गया है। अब इसी तरह का इसको यदि हम दो भागों में बांटकर आपको समझाएं तो यहां देखिए स्टूडेंट्स, जो ये पहला ये डायग्राम है, दूसरा ये एक आवर्त के रूप में अणु इस प्रकार से एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की भांति व्यवहार कर रहा है जब कंपन क्वांटम संख्या कम है। अर्थात जो इसका जो कर्व है ये कैसा आ रहा है? पैराबोलिक परवलय वक्र आ रहा है। लेकिन जब जब क्वांटम संख्या बढ़ती जाती है, जैसे यहां 3 होगी, 4, दूसरे डायग्राम देखिए, डायग्राम नंबर 3, जैसे जैसे क्वांटम संख्या बढ़ती गई 4 के बाद के आसपास, ध्यान दीजिए, तो अणु के मध्य जो ये दूरी है, ये दूरी कंपन क्वांटम संख्या के मध्य की दूरी घट जाती, कम हो जाती है। अर्थात कंपन ऊर्जा स्तरों के मध्य की दूरी कम हो जाती है। ये बराबर दूरी है जब क्वांटम संख्या 1, 2, 3 तक है। लेकिन जैसे जैसे क्वांटम संख्या 3 या 4 से अबव होती है तो इनके मध्य दूरी घटती हुई चली जाती है, जिसको मैंने इस डायग्राम में ग्रीन लाइन से
दर्शाया गया किस तरह से इनके मध्य की दूरी कम होती जाती है, अर्थात अणु उच्च कंपन क्वांटम संख्या में अनावर्त दोलक की भांति व्यवहार करने लग जाता है। पीएस मोर्स एक वैज्ञानिक हुआ था 1929 में। उसने जो एनहार्मोनिक डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है उसके स्थित ऊर्जा के लिए एक इंपिरिकल एक्सप्रेशन दिया, एक अनुभविक सूत्र बताया जिसको हम मोर्स फलन के नाम से जानते हैं, मोर्स फंक्शन कहते हैं, जिसमें E बराबर डी इक्विलिब्रियम 1 माइनस एक्सपोनेंशियल बी आर इक्विलिब्रियम आर स्क्वायर। डी इक्विलिब्रियम बराबर डी जीरो प्लस 1/h न्यू अपॉन 2। यहां जो डी इक्विलिब्रियम है ये जो विशेष अणु की वियोजन ऊर्जा डिसोसिएशन एनर्जी है, बी उस अणु का विशेष स्थिरांक है, आर इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था पर अंतर्नाभिक की दूरी है, ये आर सामान्य अंतर्नाभिक दूरी है, और डी जीरो यहां दिया गया है, ये प्रायोगिक डिसोसिएशन एनर्जी है। तो ये उन्होंने एक फॉर्मूला दिया जो एनहार्मोनिक डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है उनके लिए। इस जो मोर्स फंक्शन है इसको यदि हम श्रोडिंगर समीकरण में सब्स्टिट्यूट कर दें, प्रतिस्थापित कर दें, तो कंपन ऊर्जा स्तर एनहार्मोनिक डायटोमिक मॉलिक्यूल है उसके लिए कंपन ऊर्जा स्तर जो प्राप्त होगा वो 1/2 h माइनस v 1/2 h v a, ये फॉर्मूला प्राप्त होता है। श्रोडिंगर समीकरण का उपयोग करते हुए मोर्स फलन को शामिल करते हैं तो एनहार्मोनिक डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए जो कंपन ऊर्जा स्तर होगा ये प्राप्त होगा। बच्चों ये जानते हैं v बराबर तो कंपन क्वांटम संख्या है और ये न्यू ई मतलब साम्यावर्ती है, इसी प्रकार से ये है, और जो ये ए है ये एनहार्मोनिक कांस्टेंट है, अनावर्त स्थिरांक, जिसके कारण से अणु पैराबोलिक से अनपैराबोलिक हो जाता है। अब जो ये है ये तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात है, लेकिन जो ये सेकंड जो पद है वो एनहार्मोनिसिटी दर्शाता है, अनहार्मोनिकता दर्शाता है, जिसके कारण से अणु कह सकते हैं अनपरवलय हो जाता है, अनपैराबोलिक हो जाता है। हम जानते हैं यदि हम इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म में इसकी बातें करें तो स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म में तो आवर्ती बराबर होता है इसका ऊर्जा अपॉन hc का भाग दे देंगे। जब हम hc का भाग देंगे तो हमें जो प्राप्त होगा 1/2 hc का भाग देंगे तो अपॉन c v 1/2 स्क्वायर, h से h कट जाएगा तो अपॉन c a। तो ये जो साम्य अवस्था पर कंपन की जी आवर्ती है ये v/c, ये बराबर हम जानते हैं किसके बराबर होता है, ये तरंग संख्या के बराबर होता है अपॉन c। तो हम इसको स्थान पर क्या लिख सकते हैं बच्चों, तरंग संख्या लिख सकते हैं। इसके स्थान पर हम तरंग संख्या न्यू बार लिख दें माइनस v 1/2 न्यू बार a लिख सकते हैं। ये जो ऊर्जा है, कंपन ऊर्जा है, ये किसके लिए निकाल रहे हैं हम, एनहार्मोनिक द्विपरमाणु अणु के लिए। यदि हम इसको
हम क्या करते हैं, इसको जो तरंग संख्या को हम ऑसिलेटर के रूप में भी दर्शा सकते हैं बच्चों। इसको हम ओमेगा बार ऑसिलेटर भी लिखते हैं। ओमेगा बार ऑसिलेटर ए, इस रूप में भी लिखते हैं हम। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, इसका हम और भी आगे कर सकते हैं। हम इसको कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेंगे तो 1 माइनस ये हो जाएगा। इसके आगे भी कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि अणु उच्च जब कंपन क्वांटम संख्या होती है तो कंपन की आवृत्ति कम हो जाती, अर्थात जो उसमें ऊर्जा अंतर है कंपन ऊर्जा स्तरों के मध्य, वो घट जाती। इस प्रकार ये एनहार्मोनिक इफेक्ट किसी अणु के कंपन स्पेक्ट्रा पर पड़ता है। आपने ये देखा किस तरह से उच्च कंपन क्वांटम संख्या पर अणु हार्मोनिक न होकर एनहार्मोनिक हो जाता है, अर्थात आवर्त न होकर अनावर्त हो जाता है। और अनावर्त होने पर अणु में जो उच्च क्वांटम संख्या है वहां कंपन ऊर्जा स्तरों के मध्य की दूरी कम हो जाती है। इसका पहला भाग ये है, ये भाग तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, लेकिन जो उसका सेकंड भाग है यही तो एनहार्मोसिटी दर्शाता है। इसके कारण ही तो अणु एनहार्मोनिक हो जाता है। जो यहां ए है यह हम बता चुके हैं एनहार्मोनिक कांस्टेंट है। तो इस प्रकार यह प्रभाव, अनावर्त का प्रभाव अणु के वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा पर पड़ता है। डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर रामानंद यादव, गवर्नमेंट आरआर कॉलेज अलवर। थैंक यू वेरी मच।